कंप्यूटर का जमाना आने के बाद ये मैट्रिक्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। मैट्रिक्स बहुत पहले से होता है, तुम गौर करते होगे। सब्जी वाला भी एक मैट्रिक्स तैयार करता था रजिस्टर पर। एक कॉलम बनाया सब्जी का नाम, दूसरा कॉलम बनाया उसका रेट, तीसरा कितना सब्जी दिया गया उसका प्राइस, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे गौर करोगे, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, हिंदी में क्षैतिज बोलेंगे, इसको बोलते हैं रो 1, R2, R3। हम तुमको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के समझा रहे हैं। वर्टिकल यानी उदग्र अगर मान लो होगा, ऐसे होगा, तो इसको बोलोगे कॉलम। इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। जैसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। क्लियर हो गया। अब यदि मान लो इन दोनों को एक साथ अगर लिखा जाएगा तो देखोगे 3 रो लिए हैं, 3 कॉलम लिए हैं, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो जहां जहां कटा है ना, यहीं पर एलिमेंट को लिखा जाएगा। हिंदी में उसको बोलते हैं अवयव। अब अवयव या एलिमेंट या तो नंबर होगा, या किसी का नाम होगा, या किसी ऑब्जेक्ट का भी नाम वगैरह लिखा जा सकता है। क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसलिए नेचुरली नंबर होगा। नंबर में कोई भी नंबर होगा, माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, किसी भी टाइप का नंबर होगा। तो कहां कहां लिखोगे? जहां कट हुआ है। तो बोलो, अगर 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 3 जा 9, 9 जगह बना कि नहीं? इस 9 जगह पर तुम नंबर को लिखोगे और इसको बड़ी ब्रैकेट से या बिग ब्रैकेट से घेर दोगे, तो उसी अरेंजमेंट को बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स। अब आते हैं, ये जो भी जहां जहां पर एलिमेंट लिखा जाएगा, इसका तो अपना कोई पता होगा कि नहीं? जब तक पता नहीं होगा, एड्रेस नहीं होगा, तो कैसे पहचानोगे कौन एलिमेंट कहां है? तो एड्रेस कैसे जानते हैं? ए फॉर एड्रेस। ए हमेशा पहले रो को लिखना, फिर कॉलम को लिखना। रो देखो, यह किस रो में है? फर्स्ट रो। किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, समझ में आ रही है कि नहीं? ये सेकंड रो, थर्ड कॉलम, ये देखो थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है कि नहीं? तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया थर्ड रो सेकंड, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब बतलाओ, यहां पर कोई वैल्यू अगर लिख दे, नंबर को लिख दे, अब बोले बतलाइए इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस यही ना बोलोगे। क्लियर? तो मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। उसमें क्या है? हिंदी में पहले बोलते हैं, यदि नंबर्स को या तो पंक्तिबद्ध या कॉलम या स्तंभबद्ध लिखकर बड़ी ब्रैकेट से घेर दो या स्मॉल ब्रैकेट से घेर दोगे, तो इस व्यवस्था को ही कहते हैं हम लोग आव्यूह। इंग्लिश में बोलते हैं, इफ नंबर्स आर रिटन आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज बिटवीन दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, देन सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे गौर करो, ये मैट्रिक्स हुआ और इसका नाम भी दिया जाएगा कैपिटल लेटर में, ABCD करके नाम दे दो। इस मैट्रिक्स का नाम हुआ ए। क्लियर? इसमें कितने रो है? तो इसमें 3 रो है, 3 पंक्ति है। कॉलम कितना है? तो 3 है। तो जिस मैट्रिक्स में 3 रो हो, पहले हमेशा रो लिखा जाता है, और 3 कॉलम हो, पूछेगा तुमसे अगर कि इस मैट्रिक्स का कोटि बतलाओ या ऑर्डर बतलाओ, तो क्या लिखोगे? 3 into 3। मल्टीप्लाई नहीं कर देना है इसको, केवल इसी टाइप से लिखना है। इस पर टाइप से लिखने का मतलब हर लोग समझ जाएगा कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। कहीं पर लिखा हो, सपोज करो 2 into 1, मतलब यह जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है। कहीं लिख देगा 1 into 2, मतलब 1 रो है, 2 कॉलम है। क्लियर हो गया? A11, A12, इसको लिखते हैं AIJ, हमेशा याद रखना। यहां पर I का वैल्यू 1 है,
जे का वैल्यू 1 है। यहां पर आई का वैल्यू 3 है, जे का वैल्यू 1 है। क्लियर? तो ये हुआ आइमा रो, आईएथ, ये हुआ आइमा रो, हमेशा पहले रो, और ये हुआ जेमा को स्तंभ यानी जेमा कॉलम। समझ गए? क्लियर? तो तुमसे अगर हम इस क्वेश्चन यहां पर ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें तुमसे पूछें बतलाओ A22 में कौन सा एलिमेंट, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। देखो सेकंड रो यहां है, सेकंड कॉलम यहां है, तो कटिंग यहां, वो कट यहां हुआ, तो यानी ये इसका आंसर लिख दोगे √3। बात समझ गए? यदि तुमसे पूछे A32 बतलाइए में कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो तीसरा रो ये हुआ, दूसरा कॉलम ये हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 0.5। क्लियर? अब तुमसे उल्टा पूछते हैं 7 का एड्रेस बतलाइए, तो 7 का एड्रेस क्या होगा, ये किस रो में है, सेकंड रो में, तो A2 किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, 3 यानी A23 इसका एड्रेस है। बात कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कीजिए, बनाइए, निर्माण कीजिए। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बनाइए। कैसे बनाइए, तो जिस मैट्रिक्स का आइमा रो और जेमा कॉलम का वैल्यू इससे फाइंड आउट हो, तो कैसे बनाओगे। तो इसका गुड आइडिया क्या है, तुम रफ में 3x3 ऑर्डर का 3 रो 3 कॉलम ड्रॉ करो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो है ना, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम है। अब इसका एड्रेस लिखो, कुछ देर पहले बतलाए। पहला काम क्या करोगे, A11 फाइंड आउट करोगे। A11 कैसे निकालोगे, देखो A11 आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1, ये मॉडुलस का साइन है, 3 into 1, अब माइनस जे का भी वैल्यू 1, 3 minus 1 यानी 2, और प्लस 2 का मॉडुलस 2 यानी 2, तो इस स्थान पर क्या आ गया, समझ में आ गया। सेकंड निकालो A12, देखो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, तो मॉडुलस का साइन दोगे, और 3 into 1, अब माइनस जे का वैल्यू 2, 3 minus 2 1, 1 का मॉडुलस 1। हम कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, ध्यान समझ रहा है कि नहीं, दोनों समझेगा। अब आइए तीसरा A13, चलो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3, यहां आई का वैल्यू 1, तो 3 into 1 यानी 3, अब माइनस जे का वैल्यू 3, 0 का मॉडुलस 0, तो यहां हुआ 1, यहां हुआ 0। अगर सीख गए हो तो इन सभी को मुजबानी भी तो बना सकते हैं। आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी 5। क्लियर? आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 यानी 4, 3 3 जा 9 माइनस 3। समझ में आ गई? इस प्रकार से मैट्रिक्स का तैयारी करते हैं। एक और क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, फाइंड, आप निकालिए आई के जगह पर 3, तो हम यहां पर सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में लिखोगे कि नहीं, ये समझे बात को। अब देखो यहां पर आई के जगह पर 3, जे के जगह पर 1, तो यहां लिखो आई के जगह पर 3, अब प्लस है जे के जगह पर 1 का स्क्वायर बाय 3 into 3 होगा, ये इंटू, अब देखो 2 1 है ना, आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 1, आई के जगह पर 2 और प्लस जे के जगह पर 1 और 2 into, सॉरी 3 into 2 करोगे क्या, 3i 3 into 2 सॉल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 3/3 into 2, ये 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, आंसर 2/9। टाइप ऑफ मैट्रिक्स बहुत है, जैसे जैसे मैट्रिक्स में आगे बढ़ोगे तरह तरह का टाइप्स आएगा। फिलहाल स्टार्टिंग के लिए हम कुछ मैट्रिक्स का टाइप पढ़ाते हैं। पहली बात गौर करोगे, किसी भी मैट्रिक्स को माना कैसे जाता है। इस मैट्रिक्स का नाम ए है,
एलिमेंट कैसा है, उसका अवयव aij के रूप में। इस मैट्रिक्स में रो यानी पंक्ति की संख्या कितना है, m। इस मैट्रिक्स में कॉलम यानी स्तंभ की संख्या कितना है, m। हमेशा ये इतनी बात जानते हैं। अब आइए मैट्रिक्स का तरह तरह का टाइप। पहला आओ, यदि m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब समझे, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो। जैसे 3 रो हो तो 10 कॉलम, 2 रो हो तो 5 कॉलम। रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो कैसा दिखेगा, वो रेक्टेंगुलर आयताकार दिखेगा कि नहीं। इसीलिए जब कभी भी इसका रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा तो यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। हम शॉर्ट में तुमको बतला देते हैं। तो कोई पूछे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो तुम बोलेगा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब m और n आपस में इक्वल नहीं होगा, यानी रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होगी। अब गौर करो, जब रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है तो दो बातें आएगी, रो ज्यादा कॉलम कम, तो वह खड़ा टाइप का वर्टिकल लगेगा, है नहीं। और रो कम कॉलम ज्यादा तो ऐसा करके क्षैतिज लगेगा, हॉरिजॉन्टल लगेगा। इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का होगा। एक होगा वर्टिकल मैट्रिक्स, देखो सामने एग्जांपल से पता चलेगा, 2 3 1 0 5 6 3 2। क्या गौर किए, इसमें रो की संख्या 1 2 3 4 है, जबकि कॉलम मात्र 2 है। रो ज्यादा है कॉलम कम है, तो ये वर्टिकल कहलाएगा। सेकंड एक होगा हॉरिजॉन्टल, तो जैसे मान लो देखो 1 0 0 0 5 6 3 2 1 4 कुछ भी लिख दो, -1 -1 3 2 लिख दिए, तो क्या देखे कि रो की संख्या 3 है जबकि कॉलम की संख्या 4 है, तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप का होगा। यदि m का मान 1 हो जाए तो गौर करो, मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम की चर्चा नहीं ना किए, तो एक रो वाला मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। एक कॉलम होगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह। एक ही रो है कॉलम 4 है तो ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। यदि मान लो n इक्वल टू 1 होगा, यानी पंक्ति यानी स्तंभ की संख्या कॉलम की संख्या 1 होगी, तो यह कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। यदि रो और कॉलम इक्वल होगा तो कैसा दिखेगा, वर्गाकार दिखेगा कि नहीं, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट याद रखना इसको। यदि रो और कॉलम इक्वल होगा देन A is called स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी वर्ग आव्यूह। 2 1 3 4, क्या देख रहे हो, 2 गुने 2 है कि नहीं। जैसे मान लो ये 1 1 1 3 2 5 1 6 3, क्या देख रहे हो, 3 रो 3 कॉलम। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की कुछ भी पढ़ाई करोगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की पढ़ाई करेंगे हम लोग। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में 2-3 टाइप का और मैट्रिक्स है, वो पढ़ते हैं। यदि पढ़ाई अच्छी लगती है तो थोड़ा शेयर भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, पढ़ाने वाले को थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब यह स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। ये जो है ना, इसको कहते हैं प्राथमिक विकर्ण, प्राइमरी डायगोनल। में गौर करोगे आई जे सभी इक्वल है, 1 1 2 2 3 3। जहां जहां आई जे इक्वल नहीं है वहां 0 लिख दीजिए, और जहां इक्वल है उसकी चर्चा नहीं किए तो वहां कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। ए आई जे इक्वल टू 0 कब, तो जहां जहां आई और जे इक्वल नहीं है उसी को कहेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखो थर्ड ऑर्डर का तैयार करते हैं, यहां पर इक्वल है तो तुम वो खुद बोलो क्या लिखे, यहां पर खुद बोलो, मान लो लिख देते हैं 5, और यहां पर हमेशा 0 होना चाहिए। यहां भी इक्वल नहीं है तो 0,
जबकि यहाँ इक्वल है तो कुछ लिख दो -10, वहां इक्वल नहीं है तो 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां लिख दिए 7। तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, DIAG, डैग लिख देना। और चूंकि हम लोग कंफर्म है कि डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होगा तो डायगोनल मतलब विकर्ण को छोड़ के बाद बाकी जगह तो 100% 0 ही होगा। तो ये नहीं भी लिखेंगे तो लोग समझ जाएगा कि नहीं। तो डायगोनल पर क्या क्या है वही लिख देंगे, 5, -10, 7। कहीं पर अगर इस प्रकार से मैट्रिक्स लिखा हुआ हो, समझ जाना ये कौन मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आइए एक और है, दूसरा स्केलर मैट्रिक्स। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कंडीशन, यदि देखो गौर करोगे डायगोनल मैट्रिक्स में यह तरह तरह का नंबर है कि नहीं। अगर सभी सेम हो जाए, सब में 5 5 5 7 7 7 2 2 2 सभी में सेम हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। इस प्रकार से मान लो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? एक लास्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ 1 1 1 लिख दे तो यह तुमको आइडेंटिटी हो जाएगी, केवल 1 1 1। और 1 के अलावा कुछ भी होगा तो स्केलर, ये डिफरेंट होगा तो ये डायगोनल। और गौर करोगे जितना भी, ये पहले तो लिख देते हैं तुमको यहां पर, ये इसको आई से इंडिकेट करते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है माइनस नहीं, केवल और केवल 1। माइनस अगर लिखोगे तो स्केलर कहलाएगा, है कि नहीं। अब माइनस अगर लिखते हैं तो आगे जब पढ़ोगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो -i हो जाएगा। अगर पूछ रहे हो अगर ऐसा होता -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, तो नियम है, अभी आगे नहीं पढ़े हो, ये कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये हो जाएगा -i। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निगेटिव ऋणात्मक इकाई आव्यूह। समझ गए? तो ये होता है, ये थर्ड ऑर्डर का हुआ। सेकेंड ऑर्डर का लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 1 0 0 1। अब देखो गौर करते होगे, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स सभी का बाप है नहीं, दादा है वो। और हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन हर डायगोनल स्केलर नहीं कहलाएगा। लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर कहलाएगा, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन गौर करते होगे जितना भी यूनिट मैट्रिक्स है सभी का सभी स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहला सकता है, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नाम है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले पढ़ो दो मैट्रिक्स यानी दो आव्यूह आपस में इक्वल कब होगा। टॉपिक क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का समानता। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, 3 कंडीशन याद रखना। यदि पहला यदि दोनों के रो की संख्या इक्वल हो, दोनों के कॉलम की संख्या इक्वल हो, और सेम प्लेस का एलिमेंट भी इक्वल हो, समान जगह का एलिमेंट इक्वल हो। एंड याद रखना इसको, aij इक्वल टू bij, तभी हम कह देंगे कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। या इसका उल्टा भी बोला जा सकता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो सेम प्लेस का एलिमेंट इक्वल होगा, दोनों के कॉलम की संख्या इक्वल होगी, दोनों के रो की संख्या इक्वल होगी। इस पर क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या बोला, यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। तो देखो 2 रो है, 2 रो है, 2 कॉलम है, यहां भी 2 कॉलम है। चलिए समान जगह का वैल्यू इक्वल होगा, x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 10 के, 2z इक्वल 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो इसको लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 10
और x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो और 2z इक्वल टू 6, तो z का तो वैल्यू आराम से निकल गया। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, और गौर करोगे 1 और 2 को यदि प्लस करते हो तो क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स यानी 2x, इधर प्लस करोगे तो 15, 15, देयरफॉर x इक्वल टू 15/2, x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू को अगर यहाँ इनपुट कर दोगे तो y निकल जाएगा। अब आइए दो मैट्रिक्स का प्लस माइनस कैसे करें। किसी भी दो मैट्रिक्स को प्लस करें या माइनस तभी कर सकते हैं, इसके लिए शर्त है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, माने रो की संख्या सेम, कॉलम की संख्या सेम, तभी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो लिखते हैं लेट ए कोई मैट्रिक्स, जब भी मैट्रिक्स को माना जाता है ना तो इसी प्रकार से, और बी भी एक मैट्रिक्स है, बी आई जे एम इंटू एन। देखो ए में भी ऑर्डर है एम इंटू एन, बी का भी ऑर्डर है एम इंटू एन, दोनों में रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम है, तभी हम दो मैट्रिक्स का प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर ए प्लस बी करते हो तो समान सेम प्लेस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में प्लस कर दिया जाता है, याद रखना। अगर माइनस करते हो तो सेम प्लेस के एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, यही इसका थ्योरी है। उसके बाद गौर करोगे, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज जानो, पढ़े होगे 2 + 4 आप 4 + 2 बार इक्वल होता है, यानी कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम। उसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी होता है, a + b के जगह हम लोग b + a लिख सकते हैं। सेकेंड आओ, कोई भी मैट्रिक्स और उसका निगेटिव ऋणात्मक मैट्रिक्स -a, तो वह जीरो मैट्रिक्स होता है। अच्छा, जीरो मैट्रिक्स नहीं पढ़ाए थे, देख लो। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी का सभी एलिमेंट जीरो होता है, वो कितने भी ऑर्डर का हो, जितना भी एलिमेंट होगा ना सब का सब जीरो होगा, उसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये कितने ऑर्डर का है, ये 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स में उसके निगेटिव मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो वह जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट याद रखो, किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो वह मैट्रिक्स ज्यों का त्यों रह जाता है। ये सब इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। जैसे ये हम क्वेश्चन तुमको दिए, इसको बोलेगा सॉल्व कीजिए, इसको पहला क्वेश्चन मान के चलो, तो पहला काम क्या करोगे, इसको प्लस करोगे कि नहीं। देखो सभी का ऑर्डर दो रो सभी में है, दो कॉलम सभी में है, सभी का ऑर्डर सेम है, आराम से प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस माइनस करने के लिए हम तुमको बतलाए सेम जगह का आपस में प्लस करो। ये 2 1 से प्लस होगा, 3 2 से प्लस होगा, 1 3 से प्लस होगा, 5 2 से प्लस होगा, और ये इसको लिख दो। अब आइए इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 1 यानी 2, 5 - 0 5 रहेगा, 4 - 0 4 ही रहेगा, 7 - 1 6 रहेगा, यही इसका आंसर हुआ। अब आइए स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मीन सदिश राशि, 2 4 5 10 20 ऐसा होता है। किसी मैट्रिक्स के को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सीखते हैं। टॉपिक होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड मैट्रिक्स। ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे किसी भी ऑर्डर का, m × n का। के क्या है, के इज स्केलर। बार बार बोले स्केलर का मतलब कोई भी वैल्यू। तो चलिए के को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल है, मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है ना, बारी बारी से सभी से के को मल्टीप्लाई करना होगा, ये याद रखो। जैसे गौर करो, फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्ट लिखते हैं 2, ये ए बी पी क्यू है ना, तो क्या देख रहे हो, 2 हुआ स्केलर और ये हुआ मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सभी से मल्टीप्लाई करो, 2a 2b 2p 2q, क्लियर। सभी से करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो बोलेगा ये क्वेश्चन तुमको दिए, बोलेगा इसको आप इवेल्युएट कीजिए, यानी वैल्यू इसका निकालिए। तो देखो यहाँ 2 स्केलर है ना, तो कैसे बनाओगे, ये 2 सभी से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 हो गया है ना। ये 5 है ना, 5 को सभी से मल्टीप्लाई करो,
30, 5 तिया 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, माइनस को रहने दिए है, गौर करोगे। 4 को सभी से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 4 को जब एक 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2। 5/4 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 5, ये 4 6 जा 24, ये 12 आ गया कि नहीं। अब इन दोनों को प्लस करो। प्लस कैसे करोगे, तो 30 और 4 को प्लस करोगे, 15 को 6 से प्लस करोगे, 10 को 2 से प्लस करोगे, 5 को 0 से प्लस करोगे और माइनस इसको लिख दिए। बहुत सिंपल है। अब इसको माइनस कैसे करोगे, तो 34 में से 2 माइनस करो, 32 बचेगा। 21 में से 5 माइनस करो, 16 बचेगा। 12 में से 24 माइनस करो तो -12 आएगा, और 5 में से 12 माइनस करोगे -7 आएगा। यही आंसर हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। प्रत्येक दो मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लाई या गुना नहीं कर सकते हो, इसके लिए बहुत बड़ा कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हम तुमको लिखते हैं, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा। पहले ए लिखा है ना, तो पहला का नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम याद रखना इसको, तो ए इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, याद रखना। याद रखने का भी टेक्निक है, देखो सी फॉर कॉलम होता है ना, आर फॉर रो होता है। इंग्लिश के अल्फाबेट में पहले आता है सी, तो पहले वाले का सी यानी कॉलम बराबर हो बाद वाले का रो बराबर होगा, तब ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एम का ऑर्डर m इंटू एन है, तो बी का देखो ए में कॉलम की संख्या n है, तो बी में भी रो की संख्या n होनी चाहिए। और इसका कॉलम कुछ भी हो, इसका रो कुछ भी हो, उससे उससे मतलब हमको नहीं। इसका कॉलम क्या है उससे मतलब नहीं, हम लोगों को मतलब रखना है इससे कि शुरू पहले जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम बाद वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल है या नहीं। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे, एक नया कोई मैट्रिक्स मानो सी तैयार होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले वाले का रो अब बाद वाले का कॉलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ गए। तो हमेशा जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहला जो मैट्रिक्स लिखा है उसके कॉलम की संख्या अब बाद वाले के रो की संख्या देख लेना, इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो यहां लिख दिए 1 2 3 1 5 6 है कि नहीं, इंटू 2 1 2 3, क्या ये संभव है। गौर करो, तो पहला जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम है 2, बाद में मैट्रिक्स का रो है 1, इसलिए नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। समझ गए आगे कि नहीं। जैसे मान लो अब यहां पर लिख देते 1 1 2 5 और यहां लिख देते 2 3 1 5 4 6, तो क्या ये पॉसिबल है। तो देखो इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, इसलिए यह संभव है, इज पॉसिबल। बात समझे, ये संभव है। अब बात आती है मल्टीप्लाई करोगे कैसे, उसके लिए हम एबीसी के रूप में तुमको हम लिखते हैं, उसको सीखो। एक लिए हम लोग A1 A2 A3 B1 B2 B3 है नहीं, C1 C2 C3, और एक मैट्रिक्स लिए हम लोग X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2। अब समझो हम इतना ही एग्जाम्पल तुमको दे रहे हैं। पहली बात सोचो क्या ये पॉसिबल है, तो देखो पहला वाला में 3 कॉलम, पहला वाला में 3 कॉलम है, तो बाद वाले में 3 रो है, आराम से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे ये हम तुमको अपना टेक्निक बतलाते हैं। बाद वाला जो मैट्रिक्स हो ना, उसके प्रत्येक कॉलम को, ये भी खड़ा है ना, इसको हॉरिजॉन्टल लिखो रफ में, या ऐसा समझो इसका चुरकी पकड़ो, हंसने की जरूरत नहीं है, इसका चुरकी पकड़ो और घसीट करके लाओ। जब घसीट करके लाओगे तो अपने आप में सो जाएगा, ये तो सो जाएगा। तो गौर करोगे ये X1 यहां आ जाएगा, रफ में लिखना है इसको, ये Y1 यहां आ जाएगा और ये Z1 यहां आ जाएगा।
इसको रफ में लिखना है। अब सामने वाले से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो तो क्या आएगा, सो देखो ये a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1, ये पहला से कर दिए कि नहीं। अब सेकंड से करोगे तो सेकंड में लिखना a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1। थर्ड से कर दो a3 x1 b3 y1 और c3 z1। इमेजिन करो इसमें और रो होता, 50 रो होता तो सभी से ऐसे मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाता, लेकिन अब रो नहीं है, इसको बोलेंगे तुम जाओ, इसका जान अब छोड़ दो। अब इसको घसीट करके लाओ, सेकंड वाले को लाओगे तो यहाँ ये रफ में x2 ये y2 ये z2 रफ में लिख देना। चूंकि सेकंड कॉलम को ले गए हैं तो सेकंड कॉलम में इसको लिखेंगे। फिर सामने से मल्टीप्लाई करो a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1 z2। सेकंड से करो अब a2 x2 क्या b2 y2 और ये c2 z2। हमेशा बीच में प्लस करते हैं, लेकिन यदि एलिमेंट ही निगेटिव हो तब तो प्लस माइनस माइनस होने के कारण माइनस आ जाएगा, लेकिन प्लस करते हैं हम लोग। अब चलिए इससे करते हैं a3 x2 b3 y2 c3 z2। इमेजिन करो दो कॉलम के बाद अदर और कॉलम होता, सबको घसीट घसीट के लाते या लिखते चले जाते कि नहीं। यही तरीका है मल्टीप्लाई करने का। जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो बाद वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम को हॉरिजॉन्टल में लिखोगे तो देखो ये 2 और 5 यहां पर रफ में लिखोगे कि नहीं। अब क्या करोगे, ये 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5, फिर 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25 हो गया। सेकंड को भेजो, सेकंड को भेजोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ 3 और 4 लिखोगे तो इसको लिखोगे सेकंड कॉलम में लिखेंगे 3 1 जा 3 प्लस 4 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20। फिर थर्ड कॉलम को लाओगे तो क्या होगा, ये 1 6 है ना, तो 1 6 रफ में लिख दो। फिर सामने वाले से गुना कर मल्टीप्लाई करो 1 और 6, ये 2 1 जा 2 प्लस 30। अब इसको हटा दो और इसका आंसर लिख दो। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लस वाला में a प्लस बी और b प्लस ए दोनों सेम था, लेकिन a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं होता है। लेकिन कुछ दो मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें सेम नजर आ जाता है। अब मान लो 100 एग्जाम्पल में 2 का आ गया और बाद बाकी का नहीं आया तो नहीं वाला ही माना जाएगा। मतलब मैट्रिक्स का योग का क्रम विनिमय होता है जबकि गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डजंट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वह मैट्रिक्स एज इट इज आ जाता है, यह भी याद रखो। किसी भी मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वह जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। अब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हिंदी में परिवर्त कहते हैं। मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है, यदि इसको पलट दोगे रो को कॉलम में या कॉलम को रो में तो उसी को कहते हैं ट्रांसपोज, है नहीं। मान लो लेट ए बी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, है नहीं, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए टी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। कहीं कहीं ए बार लिख देता है या कहीं कहीं ए डैश लिख देता है। इसमें क्या है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मान लो ए मैट्रिक्स ए आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं, एम इंटू एन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो रो कॉलम में कॉलम रो में, तो ए आई जे के जगह ए जे आई होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। और कॉलम जो है वह रो की संख्या हो जाएगी या रो जो है वह कॉलम की संख्या हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखोगे
मान लो ए के जगह पर लिख दिए ABC XYZ PQR, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो देखो पहला रो है ना ABC, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, समझ में आई? सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो। यही हो गया इसका ट्रांसपोज। अब इसका प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि ये देखो एक बार ट्रांसपोज करते हो तो ये आ गया, और अगर सेकंड बार उसका ट्रांसपोज करोगे तो वापस ना आ जाएगा, तो यह एक के इक्वल हो जाएगा। जबकि अगर तीसरा बार ट्रांसपोज करोगे तो फिर यही आ जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो याद रखना, अगर सम संख्या बार इवन टाइम्स अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, अगर ऑड टाइम्स यानी विषम संख्या बार ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर प्लस में है, होल ट्रांसपोज है, तो हम इसको अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस कर सकते हैं। इस पर वेरिफिकेशन का क्वेश्चन भी देगा, तो LHS RHS को निकाल के सत्यापित करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तीसरा क्या है, A माइनस बी का होल ट्रांसपोज होगा, तो हम अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में 4 में देखोगे, कोई भी स्केलर यानी अदिश राशि मल्टीप्लाई हो और ट्रांसपोज हो, तो हम अदिश राशि यानी स्केलर को बाहर करके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। पांचवा तो याद रखना, अगर मल्टीप्लाई हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लस माइनस में तो अलग अलग कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन अगर हो ना, अब अगर अलग अलग ट्रांसपोज करना चाहोगे इसको पलट देना, भूलना मत, है नहीं? देखो हम 3-4 बार घेर दिए, पलट देना, इसको पलट करके लिखा जाता है। इन सबों पर तुम्हारा एनसीईआरटी में वेरीफाई का भी प्रॉब्लम होगा, तो बारी बारी से हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिए, ए और बी दो मैट्रिक्स दे दिया, अब बोलेगा इसको वेरीफाई कीजिए, तो पहला काम क्या करोगे, ए इंटू बी निकालोगे। अभी कुछ देर पहले तुमको मल्टीप्लीकेशन बतलाए, और हम बोले थे मल्टीप्लाई में बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसको रफ में हॉरिजॉन्टल लिखो, 3 5 को लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 5 का 5, 5 1 जा 5, ये 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10, इसका आंसर क्या आ गया, 11 और 19 आ गया। ए बी निकल गया। अब ए बी को इसको हटा दिए, अब ए बी का ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज अभी कुछ देर पहले फिर बतलाए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये पहला कॉलम को रो में लिख दो 11 19, ये मेरा तैयार हो गया LHS। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन का प्रैक्टिस हो गया और वेरिफिकेशन भी हो रहा है। अब चलो यहां पर बी का ट्रांसपोज मालूम करना है और ए का ट्रांसपोज मालूम करके मल्टीप्लाई करना है। बी यहां है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो रो कॉलम में या कॉलम रो में, तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, रो में आ जाएगा। समझ में आ गई? एक से 2-3 चीज तुम सीख रहे हो। अब आओ, ए का ट्रांसपोज यहां है, तो फर्स्ट रो को क्या कर दोगे, कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में क्या बोले कि बाद वाला जो मैट्रिक्स होता है प्रत्येक कॉलम को हॉरिजॉन्टल क्षैतिजतः लिखो, पहला कॉलम 2 1 है ना, इसको यहां पर रफ में लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, अब 5 1 जा 5, एक ही है तो छोटा कर देते हैं इसको, एक ही रो है ना। अब आइए सेकंड कॉलम को भेजो 3 2, तो लिखेंगे सेकंड कॉलम में, तो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, तो ये बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ये हो गया 11 और 19, ये मेरा RHS तैयार हो गया। LHS में देखो जो है वही RHS है, तो चूंकि LHS बराबर है RHS, इसका मतलब AB का होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब जब हम लोग ट्रांसपोज पढ़ लिए, तो एक टॉपिक और है सिमेट्रिक, मतलब सममित।
और एस्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित मैट्रिक्स आप व्यूह के विषय में पढ़ें। सममित जैसे देखो ये कलम है ना, इसको अगर पलट दोगे तो तुमको डिफरेंस लगेगा कि पहले ब्लैक वाला ऊपर था अब नीचे हो गया, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर वही इसको ऐसे कर दें दोनों तब एक ही, अब पलटोगे तो लगेगा एक ही टाइप का, जैसे बॉल एक ही कलर का बॉल हो है नहीं, उसको लुढ़काओगे तो हमेशा वो एक ही टाइप का लगेगा, तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक। मतलब क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज कर दिए और वह एज इट इज रह गया ज्यों का त्यों तो सिमेट्रिक, अगर वो निगेटिव में आ गया तो एस्क्यू सिमेट्रिक। बहुत सिंपल है नहीं। और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो लिख देते हैं लेट ए बी हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज ए के, ए को ट्रांसपोज किए और वह ए ही रह गया तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक। और सेकंड में आओ, यदि ए का ट्रांसपोज किए और वह माइनस में आ गया तो वह क्या हो जाएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक। तुमको एग्जाम्पल देते हैं, पता लगाना है क्या यह सिमेट्रिक है या एस्क्यू सिमेट्रिक है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो पहली बात जान लो, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, एस्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, उसको जानने के लिए हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बोले, पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। देखो जैसा ये है वही ये है ना, यानी यह सिमेट्रिक है। में आ गई। एक और तुमको ट्रिक बतलाते हैं, बिना ट्रांसपोज किए हुए ऑब्जेक्टिव में कैसे समझोगे वो देखो, इसका स्टाइल देखो। यहाँ देखो 2 1 3 तो 2 1 3 सेम टू सेम, 5 6 5 6 9, इस टाइप का जब भी होगा सिमेट्रिक होगा। जैसे मान लो लिख दिए 5 6 3 5 6 3 4 9 4 9 10, कुछ भी लिख दे, ये गारंटी है ये सिमेट्रिक होगा। इस एग्जांपल में बोलो क्या यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या बोले थे, दोनों में से है या नहीं है, उसके लिए ट्रांसपोज हम लोग करेंगे। तो ट्रांसपोज करते हैं, देखो ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखोगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखोगे। गौर करो थोड़ा सा, देखो यहाँ प्लस में था ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो क्या करेंगे, क्या बोले थे, स्केलर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से तो कॉमन भी तो लेंगे सभी से, तो माइनस कॉमन लेते हैं अगर हम तो सभी से माइनस कॉमन लेना होगा, 0 से तो 0 ही रहेगा, पर -2 से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस, +3 से कॉमन लोगे तो माइनस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो अब देखो यह तुमको निगेटिव आया या नहीं, ये निगेटिव में आ गया कि नहीं, तो इसीलिए यह एस्क्यू सिमेट्रिक है। इसका भी ट्रिक जानो, जो जितना भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना उसके डायगोनल यानी विकर्ण हमेशा 0 होगा। यहाँ देखो यहाँ जो है वही लिखा हुआ है लेकिन साइन अपोजिट होगा, -2 है तो +2, +3 है तो -3, -5 है तो +5, मैं यहाँ पर -5 होता तो यहाँ +5। तो ये पकड़ लेंगे हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक है और कौन सिमेट्रिक है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को प्लस कर दोगे तो वह सिमेट्रिक बन जाएगा। मान लो लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को प्लस कर देंगे तो बिकम्स मतलब हो जाता है क्या चीज, सिमेट्रिक, हमेशा याद रखना। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को घटा देंगे तो स्क्यू हो जाता है, ये जीवन भर के लिए सब याद रखना, बिकम्स स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।